ये ग्राफिक्स आपको देखना चाहिए जो हमारी टीम ने बनाया है। रूस के हमले में यूक्रेन के 12 शहर तबाह हो गए, जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इसी के बाद ये सायरन बजा है। कई शहरों का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से नष्ट हुआ इन हमलों में। यूक्रेन में ब्लैकआउट हुआ है, कीव समेत कई शहरों में पावर ग्रिड्स फेल हो गई हैं और यूक्रेन में इस वक्त लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। मैं सुशांत सरीन के पास जाना चाहूंगा। सुशांत सरीन, आपने हमारे दो जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका आपने असेसमेंट सुना। नाउ योर असेसमेंट सर, आपको क्या लगता है, क्या दुनिया वाकई ये चाह रही है? और दुनिया में जब कह रहा हूं तो मैं इसमें G7 कंट्रीज को लेता हूं या फिर नेटो कंट्रीज को लेता हूं, जिसमें से एक दो कंट्रीज तो ऑलरेडी रूस के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं, जैसे टर्की। क्या आपको लगता है कि ये लोग अब उकता गए हैं क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं, यूरोप को भी एनर्जी चाहिए? क्या आप ये चाहते हैं कि वॉर खत्म हो जाए? मेरे ख्याल चाहते तो सारे ही हैं कि जंग खत्म हो जाए, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जंग जो है या जो युद्ध है ये उनके टर्म्स पे खत्म हो। कोई ये नहीं चाहता कि रूस ने जौन से हिस्सों के ऊपर कब्जा किया हुआ है वो कब्जे अपना बरकरार रखे, और रूस ये नहीं चाहेगा कि हमको सारा का सारा हिस्सा छोड़ करके वापस जाना पड़े। तो मेरे ख्याल वो तो स्टेलमेट अपनी जगह है, जैसा कि तैसा था। दूसरी चीज ये कि कोई भी जो और देश हैं वो ये चाहते हैं कि यूक्रेन तो लड़े और वो रूस को हराए भी, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि उनको अपने सैनिक डालने पड़े इस युद्ध में। तीसरी चीज ये है कि क्योंकि अगर वो अपने सैनिक डालते हैं तो फिर हालात जो हैं, जैसे आप आशंका पहले जाहिर कर रहे थे, ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बात जाती है या एटलीस्ट एक बहुत बड़ा युद्ध हो जाता है जिसको फिर कोई भी संभाल नहीं पाएगा। बिल्कुल। और तीसरा फैक्टर ये है कि जो आपने बात की कि जो एनर्जी क्राइसिस हो गया है पश्चिमी यूरोप में, और जो उसका एक इन्फ्लेशन का जो प्रेशर पड़ा है उनके ऊपर, मेरे ख्याल वो भी एक मुद्दा है इनके लिए, लेकिन वो शायद फिलहाल के लिए इतना अहम मुद्दा नहीं है। ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल जो बाकी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये चाहेंगे कि यूक्रेन लड़ाई लड़ता रहे, हम इनको जो भी इनको सामान चाहिए वो देते रहे, हम इस लेकिन लड़ाई हमको को अपने फ्यूल करते रहे, लेकिन हम फुट सोल्जर अपने ना उतारें, हम इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो। ये कहीं ना कहीं इनकी सोच दिखती है। देखिए, वैसे तो इस शो को हमेशा दिनेश गौतम होस्ट करते हैं, नंबर 1 शो है उनका ये। आज वो स्पेशल असाइनमेंट को लेकर इस वक्त मुंबई में है, लेकिन वहां से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि कल ही इस शो अड़ी में हमने रूस की मंशा पर सवाल उठाए थे और आज रूस ने लवीव में सप्लाई लाइन को लेकर निशाना भी बनाया था। तो दिनेश, कल जब आप ये बात कर रहे थे तो क्या आपको ये समझ में आ गया था ऐसा कुछ होने वाला है या क्या बताइए जरा दिखाते हैं हम कल हमने क्या बात की शो में। दिनेश क्या बात कर रहे थे और उसके बाद दिनेश के पास जाएंगे। पुतिन देखिए 24 फरवरी के बाद यूक्रेन पर जमकर बारूदी बारिश की आपने देखा, आप सब गवाह हैं। ऑपरेशन के नाम पर यूक्रेन के इंफ्रा और हथियार डिपो तबाह किए, ये भी हुआ। लेकिन फिर अगर आप ये सब कर रहे थे तो पोलैंड से वो जो लाइन थी, वो सप्लाई लाइन जो लेकर आ रही थी इन हथियारों को और लाकर लवीव में जहां पर हमले कर रहे थे आप कभी कभी हथियार डिपो में, उससे पहले उन सप्लाई लाइंस पर आपने कभी हमला करके उसको तोड़ने के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्यों ऐसा नहीं किया गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पोलैंड से यूक्रेन की सप्लाई लाइन पर अटैक क्यों नहीं किया गया? क्या इसमें कोई चालबाजी थी? तो दिनेश कल ही बोल रहे थे कि देखिए पोलैंड के ऊपर कोई अटैक क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर अटैक, दिनेश जब आप ये बात कर रहे थे तो क्या दिमाग में था? और पोलैंड पर अटैक रूस ने तो नहीं किया, लेकिन मिसाइल तो गिर गई वहां पर। दौड़ी में सिर्फ आपको यह पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, आपको यह भी पता चलता है कि क्या होने वाला है। जिस दिन हमने ये बताया कि अभी तक पोलैंड से यूक्रेन को आने वाली सप्लाई लाइन पर अटैक नहीं हुआ है, क्या ये होने वाला है? अगले कुछ घंटों में आपको होता हुआ दिखाई दे गया। क्रीमिया पर जब अटैक हुआ, क्रीमिया ब्रिज पर लगा कि अब कीव दहलेगा एरियल अटैक से, अड़ी ने ये बात बताई और आगे आपको होता हुआ दिखाई दिया। अड़ी में फ्यूचरिस्टिकली भी आप चीजें देख पाते हैं। और शायद इसीलिए आप सभी दर्शकों ने अपने प्यार से इस शो को नंबर 1 बनाया हुआ है। 6 बजे का ये शाम का नंबर 1 शो है अक्रॉस द मीडिया चैनल्स।